डोमेन लेना ही क्यों चाहिए अगर ये इतना कठिन पड़ता है तो? इसके पीछे का बेटा रीजन ये है क्योंकि जितने भी प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम हैं ये सारे के सारे आपसे मैथमेटिक्स की डिमांड करते हैं। यानी कि जितनी भी इंडिया में प्लेसमेंट ओरिएंटेड ब्रांच है सीवीटी के थ्रू जहां जहां कहीं पर भी अगर आपको बीटेक करना है या अगर आपको बेटा किसी भी प्लेसमेंट ओरिएंटेड ब्रांचेज में जाना है तो आपको मैथ्स लेना कंपलसरी है। कैट, कैट, एग्जैक्ट है ना, IIFT, इन सब जगहों पे आपको MBA के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है आपको हमेशा एज मिलता है क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको कॉलेज का बैकग्राउंड पूछा जाता है कि आपने 12th में क्या पढ़ा रखा है, मैथ्स ले रखा है क्या। अगर आपने आगे भी मैथ्स ले रखा है तो आपको डेफिनेटली एज मिलता है। बच्चों, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके बिना प्लेसमेंट अधूरा है, जिसके बिना प्लेसमेंट की सारी ब्रांचेज अधूरी है। अगर आप किसी भी मोड़ पे जाते हो तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि क्या आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है। या आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप काउंसलिंग कराते हो, जितने भी प्लेसमेंट ओरिएंटेड ब्रांचेज हैं, चाहे बीकॉम ऑनर्स की बात करें, चाहे BBA, FIA, चाहे BMS, जो भी ब्रांचेज की अगर हम बात करते हैं, हर एक जगह पर आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में होना जरूरी है। यानी कि बच्चों हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की या अप्लाइड मैथमेटिक्स की। तो आज का ये सेशन मैं तुम्हें पहली बात ये नहीं समझाने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ कि आखिरकार सिलेबस क्या है, अब तक वो चीज आपको मालूम भी रहनी चाहिए। आज के सेशन में मैं होलिस्टिकली आपको समझाने वाला हूं कि मैथ्स को जेन्युइनली कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब यहां पर आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपको कैसे मालूम कि हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं, ये तो हम जानते हैं। आखिरकार मैं इस चीज को बताने के लायक क्यों हूं? क्योंकि बेटा सीवीटी ने जब से जन्म लिया है तब से हम सीवीटी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जब से सीवीटी ने जन्म लिया एक एक दिन हमने सीवीटी में गुजारा हुआ है। तो जितनी भी बातें मैं आपको समझाने वाला हूं दिस इज द कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। इतने लाखों बच्चों को पढ़ाने के बाद, लाखों बच्चों को कॉलेज दिलाने के बाद, उसके बाद मैं आपको ये सारा निचोड़ आज के सेशन में देने वाला हूं। तो पहली बात, ये कोई क्लिकबेट नहीं रहने वाला। ध्यान से पूरा सेशन अच्छी तरीके से सुनना और एक एक चीजों को डाइजेस्ट करने की बेटा कोशिश करना। तो यहां पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर कंपटीशन लेवल 2023 से। बेटा जो मैथ्स का कंपटीशन लेवल 2023 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं 251 बच्चे 100 परसेंटाइलर थे इसमें, 251 बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे। लेकिन अगर मैं यही डेटा अगर बच्चों में 2024 की बात करता हूं तो 2024 में मैथ्स में बच्चों का ड्रास्टिक चेंज हुआ है। इसमें मैथ्स में टोटल बच्चों ने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा था ये लगभग 4,86,000 के करीब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा था और जो पेपर दिया लगभग 3,89,000 के करीब बच्चों ने, यानी कि लगभग 1 लाख बच्चों ने तो पेपर ही नहीं दिया। ये इस सब्जेक्ट की बेटा दहशत है। और इसमें अगर मैं टोटल 100 परसेंटाइलर की बात करता हूं सीवीटी 2024 की, तो इसमें टोटल 100 परसेंटाइलर है सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया लेवल पे मात्र 5 बच्चा। भाई ये पेपर जेई का भी बच्चा देता है, मतलब आप ये समझ लो कितने सारे एनडीए के बच्चे देते हैं जो तैयारी करते हैं, कितने सारे सीवीटी के बच्चे देते हैं। आउट ऑफ 200 5 बच्चा सिर्फ और सिर्फ जो था 100 परसेंटाइलर था। और जो आपके 100 परसेंटाइलर गई थी ये 200 में 200 नंबर पे गई थी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेटा है इस साल सीवीटी 2024 का। अब यहां पर सबसे पहली बात आपके मन में आ रहा होगा कि सर आखिरकार सीवीटी मतलब सीवीटी में हमारे को मैथ्स डोमेन लेना ही क्यों चाहिए अगर ये इतना कठिन पड़ता है तो? इसके पीछे का बेटा रीजन ये है क्योंकि जितने भी प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम हैं ये सारे के सारे आपसे मैथमेटिक्स की डिमांड करते हैं। जितने भी प्लेसमेंट ओरिएंटेड है हर एक में मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अगर मैं यहां पर आपको बात करता हूं बीकॉम ऑनर्स की, इसमें आप कॉम्बिनेशन जानते हो, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन क्या है बीकॉम ऑनर्स का? यहां से आप देख सकते हो मैथ्स, अकाउंटेंसी, 2 डोमेन लैंग्वेज। इसके अलावा बीए इको ऑनर्स 2 डोमेन, मैथमेटिक्स कंपलसरी है लैंग्वेज। बीबीए के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है जीटी लैंग्वेज। बीएमएस के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी जीटी लैंग्वेज। बीटेक के लिए मैथ्स कंपलसरी जीटी लैंग्वेज। बीएससी स्टैट्स ऑनर्स मैथमेटिक्स कंपलसरी। सीएससी ऑनर्स मैथ्स कंपलसरी। मैथ ऑनर्स मैथ्स कंपलसरी। यानी कि जितनी भी इंडिया में प्लेसमेंट ओरिएंटेड ब्रांच है सीवीटी के थ्रू जहां जहां कहीं पर भी अगर आपको बीटेक करना है या अगर आपको बेटा किसी भी प्लेसमेंट ओरिएंटेड ब्रांचेज में जाना है तो आपको मैथ्स लेना कंपलसरी है। इसके अलावा बच्चों यहां पर बात करते हैं अगर आप लोग ग्रेजुएशन के बाद आगे जाके पढ़ाई करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मात्र 2 ही टारगेट होता है, एक गवर्नमेंट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी अगर बेटा आप एमबीए करने जाते हो, फॉर एग्जांपल कैट, कैट, एग्जैक्ट है ना, IIFT, इन सब जगहों पे आपको एमबीए के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है आपको हमेशा एज मिलता है क्योंकि बेटा यहां पर आपको कॉलेज का बैकग्राउंड पूछा जाता है कि आपने 12th में क्या पढ़ा रखा है, मैथ्स ले रखा है क्या। अगर आपने आगे भी मैथ्स ले रखा है तो आपको डेफिनेटली एज मिलता है। अगर आप लोग फॉरेन से एमएस वगैरह करने जाते हो, मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा प्लेसमेंट ओरिएंटेड ब्रांच है। अदर प्रोग्राम अगर आप लोग आगे जीमैट वगैरह का पेपर देते हो या फॉरेन से अगर आपको कुछ भी करना है, हर एक जगह पर बेटा मैथमेटिक्स आपको एज देने वाली है। और कॉर्पोरेट सेक्टर में तो मैथमेटिक्स हमेशा आपको एज देगी। और टीचिंग प्रोफेशन में मैथ्स आप जानते ही हो।
इसके अलावा अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाता हूं, यूपीएससी, स्टेट पीएससी में ज्यादा इसमें कोई मैथ्स पूछी नहीं जाती, लेकिन अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो थोड़ा सा आपका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है एज पर द बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, तो आपको यहां पे एज मिलता है। बाकी अदर एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे एसएससी, सीडीएस, एफकैट, इन सारे एग्जाम में, आरबीआई, ग्रेड बी या बैंकिंग का कोई भी एग्जाम, हर एक जगह पर बेटा क्वांट रीजनिंग पूछी जाती है। जनरली ये देखा गया कि मैथ्स वाले बच्चों की क्वांट और रीजनिंग में एक्यूरेसी ज्यादा होती है कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट। तो मैथमेटिक्स कितनी डिमांडिंग, कितनी इंपॉर्टेंट ब्रांच है बेटा, आप लोग समझ सकते हैं। अब यहां पर यार बात करते हैं मैथ्स के पेपर पैटर्न के बारे में। मैथ्स का पेपर पैटर्न सालों से बहुत कंफ्यूजिंग रहा है, 3 साल से बच्चों को मैं समझाते जा रहा हूं, लेकिन कई सारे बच्चे इंडिया में ऐसे हैं जिनको अभी भी मैथ्स के पेपर के पैटर्न के बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बेटा यहां पर मैं एक चीज समझाता हूं, मैथ्स को ना 2 पार्टों में डिवाइड करा गया है, एक कोर मैथमेटिक्स, दूसरा अप्लाइड मैथमेटिक्स। यहां पे कोर मैथ का बेटा 2 सेगमेंट है, एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन होते हैं, सारे 15 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। सेक्शन बी में 2 पार्ट होता है, यानी कि B1 और यहां पर ये B2। B1 में टोटल 35 क्वेश्चन आता है, 35 में से आपको 25 सवाल करने होते हैं, यानी कि आप यहां पर बेटा 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। यानी कि ये जो कोर एकदम ये प्योर मैथ्स के सवाल होते हैं, यानी कि प्योर कोर मैथ्स के सवाल होता है। और ये जो बाकी ये सेक्शन ए इसमें भी और सेक्शन ए इसमें भी, ये दोनों में बेटा कॉमन रहता है। ये जो 15 क्वेश्चन होता है ना, 15 क्वेश्चन इसमें भी कॉमन होता है, 15 क्वेश्चन सेम वही इसमें होता है, बस चेंज होता है B1 और B2 में। यहां पर B1 में प्योर कोर का सिलेबस होता है, B2 में प्योर अप्लाइड का सिलेबस होता है। दोनों में 35 सवाल होते हैं, 25 करने होते हैं। आप किसी को भी दे सकते हो। आपने अगर क्लास 12 में प्योर पढ़ रखी तो आगे अप्लाइड भी दे सकते हो, अगर क्लास 12 में अप्लाइड पढ़ रखा है तो आगे कोर भी दे सकते हो, ठीक है। और आप पेपर के टाइम पे वहां पे आप इंटरचेंज आराम से कर सकते हो, मतलब कि अगर एक बार को कोर चालू कर दिया तो कोर ही दे पाओगे, ऑब्वियस सी बात है 4 सवाल कोर का दे के अप्लाइड में नहीं जा पाओगे, ठीक है। लेकिन किसी भी कोर्स में जहां पर मैथमेटिक्स कंपलसरी है, वहां पर चाहे आप अप्लाइड मैथ दो या कोर मैथ दो, दोनों की बात सेम होती है, दोनों का हर चीज सेम होता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बेटा यहां पर बात कर लेते हैं टोटल क्वेश्चन जो आता है मैथमेटिक्स में। टोटल क्वेश्चन आते हैं बेटा 50 सवाल, 50 में से सिर्फ आपको 40 करने होते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। यहां पर 15 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, जिनमें आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। बाकी 25 सवाल आपको करने होते हैं आउट ऑफ द 35 जो प्योर कोर या प्योर अप्लाइड के होते हैं। टोटल टाइमिंग इसमें 1 घंटे की होती है। टोटल पेपर बेटा ऑब्जेक्टिव मोड में पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव मोड के अलावा इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव मोड में नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर पैटर्न। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं मैथ्स डोमेन के सिलेबस के बारे में। कई सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि सर हमें ओल्ड एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करना है, न्यू एनसीईआरटी का। बेटा जो मैथ्स का सिलेबस है ना, ये ओल्ड एनसीईआरटी का सिलेबस है। मैथ्स सिलेबस यानी कि अगर मैथ्स के सिलेबस को मैं 2 पार्टों में डिवाइड करता हूं, जैसा एनसीईआरटी भी डिवाइड करता है। बुक 1 में रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। बेटा बुक 2 में इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और प्रोबेबिलिटी। अगर आप लोग खुद से करना चाहते हो बेटा, आपको हमेशा ओल्ड एनसीईआरटी ही प्रेफर करनी है मैथमेटिक्स के लिए, न्यू एनसीईआरटी प्रेफर नहीं करनी। देखो ऑल्दो ओल्ड एनसीईआरटी से भी आपका काम बनने वाला नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर मैथमेटिक्स। मैथ्स को तैयार करने के लिए बेटा एनसीईआरटी सफिशिएंट है ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन जो आप सिलेबस का आइडिया ले सकते हो, पूरा एकदम डिट्टो सेम वही है जो ओल्ड एनसीईआरटी आज के 2-2.5 साल पहले चलती थी, ठीक है। यहां पर देखो मैंने लिख रखा है डोंट फॉलो न्यू एनसीईआरटी फॉर द मैथमेटिक्स। नई वाली एनसीईआरटी का सिलेबस बेटा अलग है, उसमें कई सारे चैप्टर से चीजें डिलीटेड है। तो मैं अभी आपको डिटेल में इलॉबरेटेड फॉर्म में बताता हूं आखिरकार क्या क्या डिलीटेड है और क्या क्या डिलीटेड नहीं है, ठीक है। 1 बाय 1 एक-एक चीजों की चर्चा करते हैं। तो यहां से बेटा देखो ये पार्ट 1 है हमारा, ठीक है। मैथ्स का सिलेबस को 2 पार्टों में बांटा गया है। दिस इज द सेक्शन ए। सेक्शन ए में अलजेब्रा पूछा जाता है इसके अलावा कैलकुलस के ये चैप्टर है, इंटीग्रेशन, ठीक है। कुल मिला के आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी कि बेटा ये टोटल 6 चैप्टर के सवाल आपके मतलब कंपलसरी नेचर में होता है। यानी कि जो आपके 15 क्वेश्चन आते हैं जो कंपलसरी होता है, इसमें ये मेनली 6 चैप्टर के सवाल होते हैं, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं पार्ट B1 यानी कि मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की जब हम बात करते हैं यानी कि मैं कोर मैथ्स की बात करता हूं।
और जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं बेटा, मैं आपको कोर मैथ्स का ही सिलेबस बढ़ाता हूं, यानी कि उसमें ऑब्वियस सी बात है कि 15 क्वेश्चन जो कंपलसरी वाले हैं वो भी इंक्लूडेड ही होता है। बाकी जो मैं सिलेबस आपको कवर कराता हूं बेटा, दैट इज द प्योर मैथमेटिक्स। ठीक है, यहां पर रिलेशन एंड फंक्शन की मैं बात करता हूं, मैं साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलूंगा कि क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना है। यहां पर देखो, आपको कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, ये तीनों चीजें बेटा सीबीएसई के सिलेबस से रिलेटेड है, आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर मैं बताता हूं एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चीज बेटा सिलेबस से रिलेटेड है सीबीएसई के, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। मैट्रिसेस में, मैट्रिसेस का सिलेबस सब कुछ वही है। डिटर्मिनेंट में यहाँ पे कुछ एक चीजें डिलीटेड है। एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो बाकी बस यही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, बाकी पूरा सिलेबस वही है बेटा। डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, माइनर, कोफैक्टर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, है ना, कोलिनियरिटी, एडजॉइंट, इनवर्स, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, बाकी सब कुछ वही है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में काफी सारा सिलेबस डिलीटेड है अगर आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। यहां पर बेटा जो डिलीटेड सिलेबस है वो एक तो रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी थ्योरम, ठीक है, और इनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये बेटा सिलेबस से डिलीटेड है। ठीक है, और बाकी पूरा सिलेबस वही है, सेम है। एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज सीबीएसई के सिलेबस से डिलीटेड है। इंक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल बेटा सीबीएसई के सिलेबस से डिलीटेड है। अप्रोक्सीमेशन डिलीटेड है। ठीक है, ये सब आपको अलग से करना पड़ेगा। यहां पर टेंजेंट एंड नॉर्मल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये भी सिलेबस से डिलीटेड है। इंटीग्रल का सिलेबस सेम वही है जो आप लोग बोर्ड में पढ़ते हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, पूरा सब कुछ वही है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ये सीबीएसई के बोर्ड से डिलीटेड है, बाकी पूरा है और ये कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल में काफी चेंज है। फाइंडिंग एरिया ऑफ सिंपल कर्व, स्पेशली लाइन आर्क ऑफ सर्कल, ये आर्क ऑफ सर्कल, पैराबोला, इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, एरिया बिटवीन द टू अबव कर्व। ठीक है, ये बेटा डिलीटेड है। देखो बोर्ड में जो आता है ना वो आपका एरिया विद रिस्पेक्ट टू अ कर्व एंड लाइन आता है, सर्कल लाइन, कर्व लाइन, है ना, इलिप्स लाइन, ऐसा आता है। लेकिन इसमें दो कर्व के बीच का भी एरिया आपसे पूछा जा सकता है, इलिप्स और पैराबोला के बीच का भी एरिया पूछा जा सकता है। इसमें ये वाला पोर्शन सीबीएसई के सिलेबस से डिलीटेड है। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज रिलेटेड है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये चीज बेटा सीबीएसई के सिलेबस से डिलीटेड है, बाकी ये दोनों टाइप आपके सिलेबस में है। ठीक है, बाकी सब कुछ सिलेबस सेम है। वेक्टर की अगर मैं बात करता हूं, इसमें एक चीज सीबीएसई के सिलेबस से डिलीटेड है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी, और इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। एसटीपी आपके बोर्ड में नहीं है, एसटीपी इसमें है, बाकी बेटा सब कुछ वही है। वेक्टर, स्केलर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, डीसीज एंड डीआरस, है ना, टाइप ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बाकी सब कुछ बेटा सेम वही है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बहुत बड़ा सिलेबस डिलीटेड है, 50% सिलेबस बेटा बोर्ड में नहीं है। यानी कि यहां पर आप देख सकते हो डायरेक्शन, कोसाइन, कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, को प्लेनर स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये देखो यहां से प्लेन का गेम चालू होता है और प्लेन का पूरा सिलेबस डिलीटेड है। ठीक है, तो आपको 50% बेटा सिलेबस आपको अलग से यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एकदम ही बाइफरकेट करके आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि क्या एकदम बाइफरकेट करके हेडिंग बाय हेडिंग अगर आपको चाहिए बेटा, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सेम सिलेबस है, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा डिलीटेड है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली ट्रायल। ठीक है, इसके अलावा वेरिएंस बेटा डिलीटेड है। ठीक है, इतना पोर्शन डिलीटेड है, बाकी सब वही सेम है। कंडीशनल, मल्टीप्लिकेशन इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, बोर्ड में रैंडम वेरिएबल और इसके मीन तक है, इसमें वेरिएंस और बर्नौली और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 टॉपिक एडिशनल है। ठीक है, तो यहां पर बेटा इसके बाद ये अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस चालू होता है। अप्लाइड मैथ मैं आपको पढ़ाता नहीं, तो मैं इसके सिलेबस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। अगर किसी को डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना, मैं उसके बाद इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं आपको समझा के बना दूंगा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अब आगे मूव ऑन करते हैं। यहां पर बेटा मैथ्स में आप 100% कैसे स्कोर कर सकते हो, यानी कि 200 में 200 कैसे स्कोर कर सकते हो, जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा बेस्ड ऑन माई इतने सालों के अनुभव के बाद बेटा आपको मैं पिरो रहा हूं। अच्छी तरीके से एक बातों को सुन के जाना। सबसे पहली बात, मैथ्स में कुछ भी ऊपर से पढ़ के नहीं होता, आपको डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेटा यहां पर जरूरत होती है। अगर डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आपका पढ़ना बेकार है।
यहां पे ऊपर से पढ़ के कुछ नहीं होता। दूसरी बात, यहां पर बेटा एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आपको 50 सवाल 40 मिनट 40 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करने होता है, तो बेटा लगभग 1 से 1.5 मिनट का पर क्वेश्चन एवरेज पड़ता है, जो कि आसान काम नहीं होता 1 घंटे में करने, वो भी एग्जाम एनवायरमेंट में। तो आपको बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। अब यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी मार्केट से किताब उठाई और आम घास कुछ भी पढ़ना चालू कर दिया, नहीं। यहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हो, सीबीटी पीवाईक्यूज आप कर सकते हो, एनडीए के पीवाईक्यूज कर सकते हो। एनडीए के पीवाईक्यूज में सिलेबस का ध्यान रखना, सॉरी यार गला खराब है। जेई के पीवाईक्यूज सिलेबस और लेवल का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा जेई का 47 साल का पीवाईक्यूज उठा लिया और एक तरफ से सॉल्व कर रहा है, नहीं। जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे लेवल में है बेटा, उसको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। ठीक है, अब इन सब चीजों को आप करोगे कैसे, देखो यहां पर नोट्स बनाना बेहद जरूरी है ड्यूरिंग क्लास। जब भी आप लोग क्लास कर रहे हो नोट्स जरूर बनाओ। दूसरी बात, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, बिना शॉर्ट नोट्स के आप कर ही नहीं पाओगे। जब चैप्टर कंप्लीट हो तो बेटा आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। 1 पेज नोट्स आफ्टर मॉक, जब मॉक्स वगैरह दे लो तो 1 पेज नोट्स आपको बनाना है। यहां पर एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद बेटा आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं टू रेक्टिफाई द एरर, क्योंकि बिना मॉक के आपका नंबर नहीं उठेगा। पढ़ाई कितनी भी कर लो, पहले टेस्ट में 100 नंबर से ज्यादा नहीं आएंगे, उससे ज्यादा आ जाए समझ लो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहां पर बेटा मॉक टेस्ट को सॉल्व करते टाइम ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक ध्यान रखो, गेसिंग इंटेलिजेंट गेसिंग ध्यान रखो, ऑप्शन पुटिंग के द्वारा आंसर को फाइंड आउट कर लेना। कई बार को सवाल ऐसे होता है ऑप्शन उठा के पुट कर दो, आंसर डायरेक्ट निकल आता है। शॉर्ट ट्रिक का विशेष ध्यान रखना, हर एक चैप्टर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन शॉर्ट टेक्निक से हो जाते हैं, 2-2 4-4 सेकंड में, उनको सीखना बहुत जरूरी है। सारी बातें बेटा मैं आपको क्लास में सिखाता हूँ। लिमिटेड राइटिंग, ये बहुत बड़ी बात है जिसका आप लोग ध्यान नहीं देते हो। कुछ भी मन करता है हम लिख देते हैं, 10-10 स्टेप में एक छोटे छोटे सवालों को करते हैं, वो बेटा सीबीटी में वर्कआउट नहीं करता। मतलब आप ये समझ लो अगर 10-10 स्टेप लिख के अगर हम एक बेसिक से सवाल को निकालेंगे, डेफिनेटली वो आप अगर पेपर में यही काम करोगे मामला खराब हो जाएगा। इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके अलावा लर्न मेथड ऑफ क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक टाइप के सवालों को बेटा आपके पहले से माइंड में प्रीफिक्स रखना है, किस टाइप के सवाल को हम कैसे करते हैं। जैसे मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ k टू द पावर n का सवाल है तो किस तरीके से करेंगे, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का सवाल है तो कैसा सवाल है, किस तरीके से करेंगे, और इन सब चीज़ों को हम करते कैसे हैं, सारी बातें बेटा मैं आपको पर्सनली सिखाता हूँ। तो जितने भी मेरे बच्चों को अगर मेरे से यार पर्सनली पढ़ना है तो आप मेरा कोई भी बैच लेके आराम से अच्छे से पढ़ सकते हो। अब यहां पर ये चैप्टर वाइज वेटेज की मैं बात करता हूं, जो पिछले सालों में ट्रेंड रहा है। ऑब्वियस सी बात है इससे ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 सवाल, ये मैंने आपको पिछले 3 सालों के डेटा के हिसाब से बताया, इसी वजह से मैंने इसमें रेंज की बात करी हुई है, कोई एकदम फिक्स नंबर नहीं है इसका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मोड पेपर्स में बेटा जनरली फिक्स नंबर समय मालूम नहीं चलते। ठीक है, और हर एक पेपर अलग अलग तरीके का होता है, तो बेस्ड ऑन दैट रिलेशन एंड फंक्शन से लगभग 10 से 15 नंबर के सवाल, आईटीएफ से 5 से 10 नंबर के सवाल, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से 20 से 25 नंबर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से 5 से 10 नंबर, एलपीपी से 10 से 15 नंबर, यानी कि लगभग 80 से 90 नंबर के सवाल आसान से चैप्टर से आते हैं बेटा, इजी चैप्टर से आते हैं। दूसरी बात, मैंने इसको मॉडरेट टॉपिक्स में डिवाइड करा है। मॉडरेट टॉपिक में मेनली ये 3 चैप्टर, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा। बेटा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से 15 से 20 नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन 10 से 15 नंबर, वेक्टर अलजेब्रा 10 से 15 नंबर, टोटल लगभग 40 से 50 नंबर के सवाल मॉडरेट लेवल के आते हैं। टफ टॉपिक में आउट ऑफ 13 टॉपिक आपके लेवल में मात्र 3 टफ टॉपिक है, जो कि सबसे लंबे भी है, जिनको करने में सबसे ज्यादा कवर करने में टाइम भी लगता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगभग 25 से 30 नंबर, पूरी मैथ्स में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। इंटीग्रल से बेटा 15 से 20 नंबर के सवाल, 3D ज्योमेट्री से लगभग 10 से 15 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि टफ की अगर मैं बात करता हूं तो नियर अबाउट 50 से 60 नंबर के सवाल टफ की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं आपको मोटी मोटा बताऊं तो बेटा कम से कम 120 से 130 नंबर आसान और मॉडरेट लेवल के सवाल आते हैं। आराम से आप 150 नंबर तक मैथ्स में इजीली आप स्कोर कर सकते हो, अगर आप लोग मेरी बातों को केयरफुली सुनते हो, अगर आप लोग मेरी टेक्निक को फॉलो करते हो, अगर आप लोगों को जिस तरीके से मैं सवालों को अप्रोच समझाता हूं बेटा, अगर आप लोग उस चीज को फॉलो करते हो, मैं गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं 180 नंबर के नीचे आपके पेपर में नहीं आएंगे। लेकिन बस वही है कि आंख बंद करके, जैसे गुरु की बात सुनते हैं, गुरु की बात मानते हैं, आंख बंद करके बेटा उसी ट्रैक्शन पे आपको आगे चलना होगा, अदरवाइज फिर बेटा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब यहां पर जो भी बच्चे खुद से पढ़ता है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, अगर आप बैच के थ्रू नहीं पढ़ना चाहते तो सेल्फ स्टडी अगर आप करना चाहते हो बेटा, ओल्ड एनसीईआरटी आपको ऑब्जेक्टिव मोड में पढ़नी है। ध्यान रखना, ओल्ड एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड में करना है।
ओल्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे सवाल ऑब्जेक्टिव मोड में करने हैं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्टिव सवाल है, वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्टिव मोड में करना है। जो सबसे रामबाण रिसोर्स है ना आप लोगों के लिए, दैट इज द बेटा ब्लैक पीपीटी। ये सबसे ज्यादा मतलब सीबीटी का, अगर आप लोग बाकी बच्चों से पूछोगे, जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो बच्चे बेटा आपको इसके बारे में बताएंगे। ब्लैक पीपीटी जो वन स्टॉप सिंगल सोल्यूशन, ये मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट है एक्चुअली। पिछले 3 सालों से जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं क्लासेस में पेड क्लासेस में जो मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन सीबीटी ओरिएंटेड हैं। अगर तुम ये पूछो कि सर अगर एक स्टडी मटेरियल फॉलो करूं जहां पे मुझे सारी चीजें मिल जाए, चाहे एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव मोड में हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव मोड में हो, चाहे सीबीटी 2022, 23, 24 के पीवाईक्यूज हैं, चाहे कोई भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जेई एनडीए के पीवाईक्यूज जो कि सीबीटी के लेवल में पूछे जाते हैं। अब देखो मैं ऐसे बोल दूं कि जेई के पीवाईक्यूज कर लो, जाके जेई की 47 साल की किताब तो नहीं लगाओगे, या ऐसे मैं बोल दूं जाके एनडीए का पीवाईक्यूज कर लो, एनडीए के सारे पीवाईक्यूज तो नहीं करोगे। जो सीबीटी के लेवल के हिसाब से होंगे, जो सिलेबस के अंदर होंगे, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बेटा ये ब्लैक पीपीटी बनाई गई है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली मेरे थ्रू पढ़ सकते हैं। और ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको क्लास में मिलती है, ये क्लास के बाहर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट बाय एसएसआर, ये मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट है, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको अगर आप लोग फॉलो करते हो इसके बाहर से जाने की कोई संभावना नहीं है। कोई किताब उताब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या कोई भी बुक वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुक लेना चाहते हो तो अड्डा 24/7 की बेटा मैथ्स की बुक ऑप्ट कर सकते हो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, अब इसके अलावा यहां पर सबसे लास्ट में चर्चा करते हैं हाउ टू इंक्रीज द स्कोर इन द मैथमेटिक्स। कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें समझना। देखो 40 से 50 सवाल करने होते हैं, टाइम 1 घंटे का होता है, लगभग 1 से 1.5 मिनट का टाइम होता है हर एक सवाल पे। ऐसे केसेज में बेटा आपको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की नीड है वो है एक्यूरेसी की नीड। अब एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। ऑल्दो इसमें से कई सारी बातें आपको अभी नहीं समझ आएगी, जब आप लोग सवालों की प्रैक्टिस करोगे या मेरे से पढ़ाई करोगे तब आपको समझ आएगा। इसमें देखो मेथड ऑफ क्वेश्चन बेटा आपको पहले से लर्न करना है, और लर्न होगा कैसे, बाय द प्रैक्टिस से। जब रगड़ के प्रैक्टिस करोगे मेथड ऑफ क्वेश्चन दिमाग में छप जाएंगे। लर्न बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज एकदम दिमाग में होना चाहिए। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री, सारे फॉर्मूलाज माइंड में होना चाहिए। इसको कैसे सेट करोगे, शॉर्ट नोट्स, 1 पेज नोट्स, सेल्फ फॉर्मूला शीट के द्वारा आंखों के आगे लिख के चिपका लो। बेसिक कैलकुलेशंस याद रखो, जैसे कई सारे चैप्टर में बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते हो क्या कहते हैं, कई सारी बेसिक कैलकुलेशन, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होता है, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इस टाइप के बेसिक कैलकुलेशंस बेटा आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा प्रीफिक्स मेथड बिफोर द एग्जाम, एग्जाम के पहले आपको हर एक सवालों का सेट मेथड तरीका मालूम होना चाहिए। अगर कहीं पे इंटीग्रेशन का फॉर्म मतलब क्या कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ द फ्रैक्शनल पावर है तो कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट होता है तो क्या करते हैं, 2 पैराबोला के बीच का एरिया निकालना है तो कैसे करते हैं, एक पैराबोला लाइन के बीच का एरिया है तो कैसे करते हैं, मतलब हर एक टाइप के सवाल आपके माइंड में पहले से ही प्रीफिक्स होना चाहिए, ताकि पेपर में जाके आपको थिंकिंग नहीं करनी पड़ी, बस सीधा सीधा सवाल देखा नहीं कि बस सीधा आंसर निकाला। इस तरीके से बेटा कॉम्पिटिशन की तैयारी होती है। वहां पर जाके सोचोगे तो कभी जिंदगी में सिलेक्शन हो नहीं सकता। एक निगाह क्वेश्चन पर, दूसरी निगाह ऑप्शन पर। देखो ये एक प्रैक्टिस है जिसमें आप सवालों को करते टाइम पेपर में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक निगाह से हम सवाल पढ़ रहे हैं, दूसरे से ऑप्शन। जैसे ही कलम चला रहे हैं, बस जहां ऑप्शन मैच कर गया बस वहीं पे सवाल पे टिक मार्क मारा, आगे बढ़ गए। कुल मिला के हमें ऐसा नहीं है कि बिना ऑप्शन को देखे सवाल को हम पूरा करने लगना है और आराम से 22-25 मिनट का टाइम खराब कर रहे हैं। मैच द कॉलम सवाल बोनस के होता है, एक आधा सवाल इसमें कर लेते हो, आराम से आंसर मिल जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन कर दो, आराम से क्वेश्चन बन जाता है। अदर टेक्निक्स यार, जो भी चीजें मैं आपको सिखाता हूं बेटा आंख बंद करके फॉलो करो। जेन्युइनली कह रहा हूं, मैथ्स में आराम से 180 नंबर 170 नंबर के करीब तुम्हारे आराम से उठ जाएंगे। बाकी अगर थोड़ा सा जितनी बातें मैं कहता हूं 100% आंख बंद करके मानोगे, 200 में 200 कहीं नहीं जाने मैथमेटिक्स में, तो आराम से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब बेटा जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, अगर आप लोग मेरे से पर्सनली पढ़ना चाहते हो, आप लोग अड्डा 24/7 का कोई भी प्रीमियम बैच आराम से ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। उसके लिए बेटा करना क्या है, आपको अड्डा 24/7 पर यहां पे जाना है, सीवीटी यूजी पर जाना। जो भी बच्चे एनरोल करना बेटा अपने बजट के हिसाब से एनरोल कर लेना। ठीक है, देखो मैं आपको यहां पे पूरी बात समझाता हूं क्लियर कट, जो भी तुम्हारे को सही लगे उस हिसाब से एनरोलमेंट करना। ठीक है, यहां पर महापैक में अगर आप साइंस के हो 2 वर्जन है, कॉमर्स में भी 2 वर्जन है, ह्यूमैनिटीज में भी 2 वर्जन है। घर में अगर किताबें नहीं है विद प्रिंटेड बुक लेना, किताबें हैं तो विदाउट प्रिंटेड बुक लेना। यहां पर मैं विद प्रिंटेड बुक की बात करता हूं, इसकी कॉस्टिंग है 7769, जो कि आपको पे नहीं करनी। आप इसको और भी ज्यादा बेटा किसी कीमत पे आपको पे नहीं करना, नहीं तो आपका हार्ड एंड मनी खराब होगा, फालतू का। यहां पर Y457 आपको यूज करना है। आप ये देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट बेटा आपको यहां पर मिल रहा है 7396 में। यहां पर एक बात मैं आपको क्रिस्टल क्लियर समझा देता हूं,
ये जो प्राइसिंग है बेटा, ये किसी भी एक इंडिविजुअल बैच की नहीं है, ठीक है। ये जो प्राइसिंग आपके सामने दिख रही है ना, इसमें बेटा अड्डा 24/7 के सारे बैचेज का एक्सेस है, अड्डा ऑल बैच एक्सेस, समझ रहे हो। इसमें सारे बैचेज का एक्सेस है, मतलब अगर हम लोग आगे आने वाले टाइम पे 20 बैच लॉन्च करेंगे तो तुम्हारे को 20 का एक्सेस मिलेगा इसमें। इसके अलावा इसमें बेटा आपको बुक्स, तो प्रिंटेड बुक्स आपके घर पर जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको मोक्स मिलेंगे। मोक्स यानी कि साइंस में 9 सब्जेक्ट है, कॉमर्स में 10 सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज में 10 सब्जेक्ट है, यानी कि इस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो लगभग 300 मोक के करीब आपको मिलने वाला है। 300 मोक में हर मोक में 50 सवाल होता है, यानी कि लगभग 1500 क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन बेटा जो फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं उन्हीं के द्वारा रिकॉर्ड करा गया है। जैसे मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैथ्स का वीडियो सोल्यूशन आपको इसमें मिलेगा। 30 मोक्स जो आपके मैथ के रहेंगे, हर एक मोक का वीडियो सोल्यूशन मैंने खुद रिकॉर्ड कर रखा है और आप उसको देख के समझ पाओगे कि 45 मिनट के अंदर मैंने मोस्ट ऑफ द मोक खत्म किया हुआ है। आप समझ पाओगे किस तरीके से हम पेपर में सवाल करते हैं। मतलब कि लगभग 1500 क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन आपको, मतलब ये हर एक सब्जेक्ट में, तो 1500 गुणा 10 कर लो, यानी कि लगभग 15,000 क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसमें अगर आप लोग DU BHU वगैरह की तैयारी कर रहे हो बेटा, आपको आगे जाके मेंटोरशिप प्रोग्राम की जरूरत लगती है। आप लोग जानते हो प्रेफरेंस शीट बनाना, किस तरीके से काउंसलिंग करानी है, कैसे क्या करना है। इसमें आपको हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस आप बेटा आराम से फर्स्ट क्लास एनरोल करके पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा इसमें जितनी भी क्रैश कोर्सेज हैं, अड्डा के सारे क्रैश कोर्सेज का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। आपको कुछ भी अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें सब कुछ वन स्टॉप सिंगल सोल्यूशन है। बस यहां पर ये ध्यान रखना बेटा, Y457 यूज करोगे तो ही आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा यहां पर अगर मान लो आप ये चाहते हो कि सर ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली है, तो बेटा आप विदाउट बुक में जा सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर में किताबें हैं या बिना किताबों के मेरा काम चल सकता है, यहां पर CVT UG पर जाओ, महापैक में जाओ। मैं महापैक क्यों कह रहा हूं, कम से कम आपको सारे बैचेज का एक्सेस तो मिल जाएगा, कम से कम आप मल्टीपल रिवीजन क्लासेस तो देख पाओगे, कम से कम अड्डा के सारे बैचेज का एक्सेस तो बेटा आपको मिल जाएगा। इस वजह से मैं महापैक के लिए आपको कह रहा हूं। इसमें ये जो कॉस्टिंग आपको नजर आ रही है, इस कॉस्टिंग को बेटा आपको कहीं भी आपको पे नहीं करना, हर जगह पर आपको Y457 लगाना है। जैसे ही Y457 लगाओगे आप देख सकते हो आपकी कॉस्टिंग नियर अबाउट विद बुक के कंपैरिजन में लगभग 1000 रुपए इसकी सस्ती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये अफोर्ड कर सकते हो, आप बेटा डेफिनेटली इसमें जाना। बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि इसमें ई बुक मिलती है, वहां पर आपको प्रिंटेड बुक आपके घर पर भेजी जाती है। जो प्रिंटेड बुक की कॉस्टिंग है बस वो चीज इसमें कम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर नहीं अभी भी मेरे को थोड़ा सा और ज्यादा, मतलब इतना भी मेरा बजट नहीं है, फिर बेटा आप किसी इंडिविजुअल बैच में, सबसे लेटेस्ट बैच इसमें समर्थ 5.0 है, आप इसमें जाके एनरोल कर सकते हो। बस ये बात ध्यान रखना, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, किताबें नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज इसमें लाइव क्लास बेटा बस एक बार मिलेगी। जो लाइव क्लास एक बार होगी वही चीज रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके ऐप में हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगी, लेकिन यहां पे लाइव क्लास बस एक ही बार मिलेगी, ठीक है। इसकी कॉस्टिंग आप और भी ज्यादा कम कर सकते हो। Y457 आप ये देख सकते हो, ये नियर अबाउट लगभग 1000 रुपए सस्ता पड़ गया। लेकिन बेटा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, सबसे बेस्ट आपके लिए महापैक विदाउट बुक है, अगर पैसों की दिक्कत है तो भी। क्योंकि जनरली मैंने बच्चों को देखा है कि एक बार पढ़ के अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आपको क्रैश कोर्सेज, जैसे आगे चल के प्रतिज्ञा आएगा, प्रतिज्ञा 1 2 जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के बैचेज आएंगे वो सबकी नीड जेन्युइनली होती है। और ये बेटा सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए सस्ता है। और आई थिंक 1000 रुपए अगर आप एक्स्ट्रा लगाते हो, आपको सारे बैच की वीडियो क्लासेस मिल रही होती हैं, ठीक है। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से अगर किसी को जाना है विदाउट बुक, तो महापैक विदाउट बुक इज द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। ये मेरी साइड से एडवाइस है, बाकी बेटा आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। कोई और डाउट है सेशन के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग, आराम से बेटा आप मुझे मेल कर सकते हो। बस ये बात ध्यान रखना, जब भी आप लोग बेटा एनरोल करते हैं Y457 ही आपको यूज करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। और कोई भी अगर दिक्कत है, कोई भी समस्या है, आप मुझे इस ईमेल ID पर आराम से मैसेज कर सकता है फॉर एनी डाउट और एनीथिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर सभी मेरे बच्चों को।